चलिए दोस्तों, ईयर का चैप्टर कंप्लीट, नोज का चैप्टर शुरू, स्मेल का चैप्टर थ्रू। ठीक है, जब आप स्मेल की बात करेंगे ना तो मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों। हम प्रोटोकॉल सेट करना, समझना, कैसे काम कर रहा है ये समझना, सारी चीजें हम टेबल प्रैक्टिस में आज देख रहे हैं। आप अच्छी अच्छी चीजों को गवर्न कीजिएगा आज कि कहाँ कहाँ हम लोग काम कर रहे हैं। आपको अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूं दोस्तों। जब नोज और नेजल कैविटी की बात आएगी तो नोज हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन का पहला ऑर्गन होता है दोस्तों। इसे हम एनाटॉमिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल नोज एंड इंटरनल नोज। ठीक है, एनाटॉमिकली इसी लेवल पर नोज के आउटर पोर्शन को दोस्तों, जो कि फेस पर अपीयर होता है, और फेस पर अपीयर होने के बाद में तीन बोन्स होती है जिनके द्वारा बनता है। अगर आप तीन बोन के द्वारा बनते हुए देख रहे हो, पहली बोन होती है फ्रंटल बोन। ये जो आपका फ्रंटल लोब होता है, इससे जो जुड़ी होती है उसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। दूसरा नेजल बोन प्रॉपर, ठीक है, और तीसरा होता है मैक्सिलरी रीजन, अंदर जो मैक्सिला होता है जो साइनस का निर्माण करता है। ये तीन, फ्रंटल बोन, नेजल बोन एंड मैक्सिलरी पार्ट यानी मैक्सिला बोन, ये तीन पार्ट होता है बोन का, जिसके माध्यम से नेजल बोन का आउटर पोर्शन वहां पर प्रिपेयर होता है, यानी एक्सटर्नल जो नोज होता है वो प्रिपेयर होता है दोस्तों। जब आप और डिटेल में जाते हो तो याद रखना, हाइलिन कार्टिलेज, याद रख लेना नाम, हाइलिन कार्टिलेज, जो कि सेप्टल नेजल कार्टिलेज होता है दोस्तों, वो लेटरल नेजल कार्टिलेज और एलर कार्टिलेज का बना होता है। आप देखो, नेजल में दो पोर्शन होता है, बीच में नेजल सेप्टम होता है, नेजल सेप्टम राइट और लेफ्ट वहां पर नेरिस का निर्माण करती है दोस्तों। जब आप स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करोगे, हाइलिन कार्टिलेज को कवर करते हुए आप देख रहे हो। ठीक है, जब आप एक्सटर्नल इसकी दो ओपनिंग देखते हो, जिसको हम नॉस्ट्रिल या नेरिस कहते हैं दोस्तों, जो एंटीरियर नेरिस जिसमें नेजल हेयर होता है, ये नेजल कैविटी में ओपन होता है, जबकि पोस्टीरियर नेरिस जो होता है बैक साइड में फेरिंग्स में ओपन होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना ये फेरिंग्स में ओपन होता है। जब आप यहाँ पर एक्सटर्नल रीजन को देखते हो तो एक्सटर्नल रीजन का मेन काम होता है रेस्पिरेशन में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं, उनको पर्टिकुलरली बाहर रखना। नोज के अंदर की जो ग्लैंड्स सिक्रेशन, सर प्लीज आपका वीडियो आप कीजिए। मानव योगी जी, ऑडियो वीडियो दोनों अलाउड नहीं है, कृपया करके वीडियो क्लोज कीजिए आप। जब आप इंटरनल नोज की बात करोगे तो एक्सटर्नल नोज में ये होता है, ये प्रिवेंशन होता है डस्ट पार्टिकल के लेवल पर, यानी किसी भी प्रकार के डस्ट पार्टिकल को अंदर आने नहीं देता। ये प्रिवेंशन का काम होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, स्टार्टिंग का पॉइंट करता है दोस्तों नेजल पार्ट आपका। लेकिन जब इंटरनल नोज की बात जाएगी तो इंटरनल नोज का बहुत सारा कनेक्शन होता है। आप देखेंगे तो वेगस नर्व जो निकलती है दोस्तों, तो वेगस नर्व का सबसे पहले कनेक्शन आपको ब्रेन से जब निकलेगी तो फेरिंग्स और लैरिंग्स के लेवल पर कनेक्शन होता है दोस्तों। तो याद रखना, ये नोज स्कल के एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट एक इनर लार्ज कैविटी होती है, और ये पोस्टीरियरली फेरिंग्स के साथ और एंटीरियरली दोस्तों एक्सटर्नल नोज के साथ मर्ज होती है। आप याद रखिएगा, ये कनेक्शन यहाँ पर मिलता है, यानी पोस्टीरियर में फेरिंग्स से और एंटीरियर में आप दोस्तों एक्सटर्नल नोज के साथ ये मर्ज होता है। यदि इंटरनल नोज के रूप पे जाओगे, आप फर्श पे जाओगे, तो इथोमाइड बोन, नेजल बोन, स्पिनाइड बोन और फ्रंटल बोन के द्वारा पर्टिकुलरली रूफ जो होता है नोज का, यानी ऊपर का जो पर्टिकुलर पार्ट होता है बोन के लेवल पर, वो बैक साइड में इस प्रकार से टर्न होता है, और वो स्पेशली इथोमाइड बोन, नेजल बोन, स्फिनॉइड बोन और फ्रंटल बोन के द्वारा फॉर्म्ड होता है। इसलिए याद रखिएगा, माउथ का रूप एकदम हार्ड होता है, एकदम सॉफ्ट प्लेट का बना होता है, जो इंटरनल नोज के फ्लोर को फॉर्म करता है। याद रखना दोस्तों, माउथ का रूप हार्ड होता है, ठीक है, और सॉफ्ट प्लेट का बना होता है, जो इंटरनल नोज के जो है फ्लोर का निर्माण करता है दोस्तों। यानी यहाँ पर जब आप स्पेशली पैलेटाइन बोन्स यानी मैक्सिलरी बोन्स के लेवल पर जाओगे, ये हार्ड प्लेट को फॉर्म करता है, यानी इनवॉल्युंटरी मसल्स इसी सॉफ्ट प्लेट को बनाने में यूज होती है दोस्तों। और यही कारण है, जब इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमें पता है ये कैविटी के रूप में काम करता है, और कैविटी में कोई भी मेडिसिन, टनल में, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में अगर कोई मेडिसिन काम करती है तो आपको याद होना चाहिए H2C2। ठीक है, जब इंटरनल लेयर पे जाएगा तो H2C2 का प्रोटोकॉल बहुत काम आएगा जब नेजल पॉलिश होगा। याद रख लेना मेरी बात को, H2C2P2C5G, ये प्रोटोकॉल बहुत ब्रिलियंट काम करता है जब नेजल पॉलिप होता है। याद रख लेना दोस्तों, इसीलिए इंटरनल नोज की लेटरल वॉल्स
कई बार दोस्तों आपको नजर आता है, कई पार्ट से कंपोज्ड होती है। इसमें एथमाइड बोन हो गया, मैक्सिलरी बोन हो गया, लेक्राइमल बोन जहां पर लेक्राइमल ग्लैंड्स होती है दोस्तों, पैलेटाइन बोन हो गया, इंफीरियर कॉन्की हो गया, ये सब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। ये आपस में मिलकर पूरा ऊपर से नीचे तक फ्लोर, लेटरल, मीडियल, आपका पर्टिकुलर वॉल वाला जो पोर्शन होता है, ये सब बनाता है। तो जब आप मीडियल वॉल को देखते हो, नेजल सेप्टम का बना होता है। आपका नोज जो होता है एक नेजल सेप्टम का बना होता है, जो कि इनर लार्जर कैविटी में दो इक्वल पैसेजेस में डिवाइड करता है। आप एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ जाते हो, नेजल कैविटी के बीच में नेजल सेप्टम होता है, ये मीडियल वॉल होती है दोस्तों, जो दोनों तरफ इक्वली डिवाइड करता है, यानी राइट नेरिस और लेफ्ट नेरिस, ठीक है, यानी वहां पर राइट और लेफ्ट साइड के पार्ट को डिवाइड करता है। जब आप नोज की लाइनिंग पे जाते हो, यहां से हमारा प्रोटोकॉल शुरू होता है। आपको याद हो स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने आपको बताया था S1 C1 A1 F1 RE या Y। जब नेगेटिव में जाओगे, ये डायरेक्टली यहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करता है दोस्तों, यानी नोज की लाइनिंग मेम्ब्रेन पे काम करता है। नोज सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम के साथ लाइन रहती है दोस्तों, और इसमें म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स होती है, और ये पैरानेजल साइनसेस और नेज़ोनेक्रामल डक्ट की ओपनिंग के साथ में दोस्तों यहाँ पर सर्व करती है। यानी आप कई बार देखते हो आंखों में ड्रॉप डालो नाक में आ जाता, मुंह में आ जाता, नाक में ड्रॉप डालो मुंह में आ जाता, ठीक है। ये इन्हीं पैरानेजल साइनसेस और नेज़ोलेक्रामल डक्ट्स के माध्यम से ओपनिंग करता है, इसीलिए इनके जो पर्टिकुलर ड्रॉप्स वगैरह होती है जब जाती है तो मुंह में कड़वापन लगता है, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये नेजल सेप्टम्स होते हैं, पोर्स होता है जिनके माध्यम से डायरेक्टली ये ओपन होता है। पैरानेजल साइनसेस स्कल बोन और फेस की बोन में, आपकी जो स्कल बोन होती है, जो फेस की बोन होती है दोस्तों, उसमें पाई जाती है, ठीक है। ये कैविटीज होती है। आपको पता है साइनसेस कई प्रकार के होते हैं, हम पढ़ चुके हैं साइनसेस, इसलिए मैं डिटेल नहीं बताऊंगा दोस्तों। इसमें कई एयर सेल्स पाई जाती है, कई एयर पाई जाती है, बहुत सारी गुफा में एयर भरी रहती है, और ये स्पीकिंग या सिंगिंग के दौरान साउंड के जो सेंशनेशन, वो आप जब सेंशनेशन करते हो उसके लिए एक चेंबर को प्रोवाइड करती है। आप देखो सर्दी हो जाती है तो आपकी आवाज कैसी चेंज हो जाती है, होती है कि नहीं? उसी प्रकार से यहाँ पर जब आप साउंड करते हो, बोलते हो, आप जब वहां पर सिंगिंग गाते हो, साउंड को सेंसेशन करते हो, वहां पर आपको बहुत अच्छा सेंसेशन नजर आता है। इसीलिए पैरानेजल साइनस में मेनली जो इंक्लूड होते हैं दोस्तों, वो है मैक्सिलरी साइनसेस, ठीक है। याद रखना मैक्सिलरी साइनसेस ये इंटरनल नोज के लेटरल वॉल में ओपन होता है। जो पर्टिकुलर इंटरनल नोज है उसके लेटरल वॉल में दोनों मैक्सिलरी साइनस इस प्रकार से वहां पर ओपन होते हैं दोस्तों। जो फ्रंटल साइनस होते हैं ये इंटरनल नोज के रूफ में ओपन होता है। जो इंटरनल नोज होगा उस इंटरनल नोज के रूफ के में ये डायरेक्टली ओपन होता है। स्फिनॉइड साइनस की बात करोगे, ये भी इंटरनल नोज के रूप में डायरेक्टली दोनों साइड बैकवर्ड में ओपन हो रहा है। लेकिन जो आपका इथमॉइड साइनस है दोस्तों, ये भी आपके इंटरनल नोज की जो लेटरल वॉल्स होती है उसके अपर पार्ट में ओपन होता है, लेटरल पार्ट के अपर पार्ट में ओपन हो रहा है। तो आप देख रहे हो चारों के चारों साइनसेस, मैक्सिलरी साइनसेस, फ्रंटल साइनसेस, स्फिनॉइड साइनसेस एंड इथमॉइड साइनसेस, ये डायरेक्टली यहाँ पर ओपन होता है। इसलिए याद रखिएगा नेज़ोलेक्रामल डक्ट जो कि टीयर्स को ड्रेन करती है, यहां से क्या होता है नेज़ोलेक्रामल डक्ट के माध्यम से टीयर वहां पर ड्रेन करता है, वो नोज से आइज तक एक्सटेंडेड रहती है दोस्तों, नोज से लगाकर आइज तक एक्सटेंडेड होती है। इसलिए याद रखिएगा लेटरल वॉल ऑफ द इंटरनल नोज टू कंजक्टिवा, याद रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको मैं। जब ये नोज से आइज तक एक्सटेंड रहती है तो लेटरल वॉल ऑफ द इंटरनल नोज, इंटरनल नोज की जो लेटरल वॉल होती है वहां से लगाकर आपकी आइज की कंजक्टिवा तक ये कंटिन्यू होती है। यदि आपको सर्दी होती है तो आप देखते हैं ना आंखें कैसी लाल हो जाती है, या आंखों की कोई तकलीफ हो तो देखो नाक बहने लग जाती है। देखा है ना आपने यूफ्रेशिया का साइन देखा था, ठीक है, आपने एलियन सीपा का साइन देखा था, दोनों हमने पढ़ा था दोस्तों, और दोनों का लेवल यहाँ पर लेटरल वॉल के लेवल पर हमने देखा था, कंपैरिजन करके मैंने आपको बताया था दोस्तों। इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना है, ये कैसे हो रहा है इसका लिंक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप नेजल कैविटी की बात करते हो तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने टेबल प्रैक्टिस का उद्घाटन किया था मेरे यहाँ, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में ही मेरे पास नेगेटिव केस आया था। एक नेगेटिव केस यानी 2 बार साइनोसाइटिस का ऑपरेशन कराने के बाद में भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ था, ठीक है। ये बात कर रहा हूं मैं 2002 की दोस्तों। 2002 में जब मेरे पास इस प्रकार का पेशेंट आया तब हमें इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन हम भी कम नहीं थे दोस्तों। उस समय भी पहला हथियार हमने चलाया था C5F1G का, ठीक है। हमने क्या करा था उस समय, हम वही करते थे 19 का,
ठीक है, वही फॉलो करते थे, जैसा पॉइंट इतनी ड्रॉप डाल दो, इतनी ड्रॉप डाल दो, हम वही करते थे। हमने 12 ड्रॉप 30 ml डिस्टिल वाटर में C5 की डाली, 6 ड्रॉप F1 की डाली, 12 ड्रॉप हमने फिर से G की डाल दी, ठीक है, और 2-2 ड्रॉप P2N1 की डाल दी। अच्छे से हिला लिया, पेशेंट को कहा साहब इसी को कॉटन में लेके सूंघो, इसी को लेकर आप 5-5 बूंद दिन में 2 टाइम पी लिया करो, ठीक है। कुछ दिनों के बाद पेशेंट आया, बोले हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रही लेकिन सर्दी नहीं जा रही। फिर हमने ऐड किया S1C1A1F1 RE थर्ड डाइल्यूशन, ठीक है, सीधा हमने 30 ml में 30 ड्रॉप मिला के दे दिया, पेशेंट को रिलीफ होने लग गया, हमने गढ़ जीत लिया। उसके बाद हमारे ऐसे काफी पेशेंट आए, हमने ठीक करा। लेकिन जब नेजल पोलिप आने लगा तब हम फेल होने लग गए, क्योंकि हम इसी चीज को समझते थे कि यही प्रोटोकॉल काम करता। लेकिन जब हमने S2C2 A2 F2 WR2 B, वहां पर हमने D5, उसके बाद D6, उसके बाद हमने सीधा थर्ड डाइल्यूशन में देना चालू करा, इसी प्रोटोकॉल के साथ हमने देखा नेजल पॉलिप गायब होने लग गया, हमने एक और गढ़ जीत लिया। यानी प्रैक्टिकल करते 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 दोस्तों, क्योंकि हमें किसी ने गाइड नहीं किया, आज हम लोग यहाँ पर पहुंच गए कि हमने सही प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना सीख लिया कि नेजल पॉलिप में तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोटोकॉल है, हम केवल स्मेल से ही गायब कर देते हैं। हम लोग बहुत सारी चीजों में यहाँ पर मास्टर बन गए दोस्तों। तो याद रखिएगा, जब नेजल कैविटी की बात आएगी तो आपको स्पेशल याद रखना है, इंटरनल नोज में पाई जाने वाली जो स्पेस है वो नेजल सेप्टम के द्वारा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होती है दोस्तों। ये नेजल सेप्टम के एंटीरियर पोर्शन में हाइलिन कार्टिलेज होता है दोस्तों, जबकि नेजल सेप्टम के पोस्टीरियर पोर्शन में वहां पर वूमर, परपेंडिकुलर पार्ट ऑफ इथमाइड बोन, पैलेंटाइन बोन और मैक्सिलरी बोन को कंसिस्ट करता है। यानी फर्स्ट पार्ट में, इंटीरियर पार्ट में हाइलिन कार्टिलेज है, लेकिन जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां पर दोस्तों स्पेशली बोनी पार्ट होता है। इसलिए यहां पर याद रखना, नेजल कैविटी के लेटरल वॉल्स को प्रत्येक साइड से एक्सटेंशन मिलता है, ये 3 सेल्फ को फॉर्म करती है दोस्तों, और यही कारण है सुपीरियर नेजल कॉन्का, मिडिल नेजल कॉन्का, इंफीरियर नेजल कॉन्का, ये तीनों पार्ट यहां पर नजर आते हैं। यानी सुपीरियर नेजल कॉन्का, मिडिल नेजल कॉन्का और इंफीरियर नेजल कॉन्का, ये 3 पार्ट टिपिकली आपको नजर आ रहे होते हैं दोस्तों। इसीलिए इसके बाद ये कॉन्का जो होते हैं पुनः डिवाइड होते हैं, और ये डिवाइड होकर नेजल कैविटी के प्रत्येक पार्ट को एक होलो पैसेजेस में, जिसको हम दोस्तों यहाँ पर मीटोसिस कहते हैं, उन मीटोसिस में इनको डिवाइड किया जाता है। अगर ये पार्ट डिवाइड होते हैं ना, ये वही पार्ट होते हैं, सुपीरियर मीटोसिस, मिडिल मीटोसिस, इंफीरियर मीटोसिस को कॉन्का, यहाँ पर कैविटी, जिनमें इनके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ ये वहां पर लाइन रहता है। और याद रखिएगा, यही इंटरनल नोज के सरफेस एरिया मीटोसिस के द्वारा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। यानी ये सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए पर्टिकुलर एरिया वहां पर बनते हैं, और इसीलिए जब सरफेस एरिया बनते हैं और यहाँ पर अगर म्यूकस कलेक्ट होता है, नमी कलेक्ट होती है, आप देखो साइनोसाइटिस आपको कॉज हो जाता है। याद रख लेना आप दोस्तों इस बात को। यानी इंटरनल पार्ट में जो बोन का रीजन होता है, उस पर्टिकुलर बोन के रीजन में साइनसिस में इन्फ्लामेशन होता है, साइनोसाइटिस कहलाता है, वो यहीं पर नमी के द्वारा डेवलप होता है दोस्तों। याद रखना, जब आप इसी लेवल पर नोज के फंक्शन पर आते हो, तब वहां पर आपको ये पूरा डायग्रामेटिक जो मैंने बना के रखा है, ये मैं आपको समझाता हूं ये कैसे होता है। दोस्तों नोज का फंक्शन क्या होता है? सिंपल सी बात है, नोज फेस का स्किलफुली क्रिएटेड पार्ट होता है, स्किलफुली क्रिएटेड पार्ट होता है दोस्तों, जो वेरिएट फंक्शन को परफॉर्म करता है। अगर आप देखते हो तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी फंक्शन देख लीजिए, ठीक है। आप देखिए नोज का फंक्शन क्या क्या कर रहा है, और जितना स्मेल की बात कर रहे हैं, हमारे यश सर को देखो आप, गौरव सर को देखो आप, विनोद सर को देखो आप, कितने लोग यहाँ पर स्मेल थेरेपी पे काम कर रहे हैं। आप देखो रेस्पिरेटरी फंक्शन करता है सबसे पहले। तो आप यहां से सीख जाइए कि यहाँ पर जब नोज के लेवल पर काम करेगा, ये पर्टिकुलर जो क्रैनियल नर्व का जो सर्कुलेशन होता है वो पूरे ब्रेन के लेवल पर होता है, और पूरे ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। अगर कनेक्टेड होता है तो जब रेस्पिरेटरी फंक्शन कर रहा, तो ये ब्रीदिंग से रिलेटेड जितनी डिफिकल्टी होती है, सबसे पहला काम ब्रीदिंग डिफिकल्टी पे करेगा। तो चाहे वो प्लूरिसी हो, चाहे न्यूमोनिया हो, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे किसी भी प्रकार का एलर्जिक प्रॉब्लम हो, सबसे पहले ब्रीदिंग, अगर किसी की डिफिकल्ट है, ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नोज डायरेक्टली उसको कवर करेगा। दूसरा, एयर कंडीशनिंग का काम करता है, सीधी बात कह रहा हूं, एयर कंडीशनिंग का काम करता है। यानी एयर कंडीशन करके जो गंदगी होती है उसको साफ कर देता है, जो स्मेल की प्रॉब्लम होती है उसको साफ कर देता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, ये वहां पर वार्निंग का काम करता है, गर्मपन वार्मिंग का काम करेगा। ह्यूमिडिफिकेशन, जो ह्यूमिडिटी होती है उसको डेवलप करने का, बैलेंस बनाने का काम करता है।
क्लींजिंग का काम करता है, यानी नोज को प्रॉपरली क्लीनिंग करने का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट रोल एयर कंडीशनिंग के रूप में करता है दोस्तों। जब आप नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन देखते हो तो नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप देखो नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन नोज के क्या होते हैं, जो रेस्पिरेशन से जुड़े हुए नहीं होते। मैंने कहा ना आपको, स्मेल थेरेपी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमारे लोगों ने तो ऐसा जादू जैसे पहचान लिया। आप देखो नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन में सबसे पहले स्मेल, दूसरा ऑल्फैक्टरी फंक्शन, तीसरा वॉइस का रिलेशन। ठीक है, आपको तीनों में बता रहा हूं, स्मेल से रिलेटेड, ऑल्फैक्टरी फंक्शन से यानी खुशबू से रिलेटेड, और वॉइस से रिलेटेड। याद रख लेना इस बात को। यदि आपके वॉइस में भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूं। ठीक है, याद रखना C5P1F1W का प्रोटोकॉल से मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूं। ठीक है, ये वॉइस का स्मेल किया गया था मेरे द्वारा और वॉइस के लेवल पर मुझे इसका रिजल्ट मिला था, क्योंकि मैंने फेरिंग्स और लेरिंग्स के लेवल पर, मुझे वोकल कॉर्ड के लेवल पर जो इपिग्लॉटिस का लेवल होता है, वो इपिग्लॉटिस का पैरालिटिक अटैक, वहां पर उनकी जो मसल्स होती है, जो वहां पर जब आपका अगर रेस्पिरेटरी पार्ट ओपन होता है तो ओरल पार्ट क्लोज हो जाता है, जब ओरल पार्ट क्लोज होता है या ओपन होता है तो रेस्पिरेटरी पार्ट क्लोज हो जाता है। वो पर्टिकुलर एपिग्लॉटिस के लेवल पर मुझे पैरालिटिक अटैक आया था। ठीक है, और उसकी वजह से मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशन हुआ था। 6 महीने तक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में रहा था। 3 महीने तक विदाउट कोई कॉल नहीं, मुंह बंद, टेप चिपका के रहा था दोस्तों, कोई साउंड नहीं क्रिएट कर पा रहा था, बोल ही नहीं पा रहा था, आवाज ही नहीं निकल रही थी। आपके सामने हो S10 P4WE D1 में एक वो प्रोटोकॉल, एक S2 C13 RE बैक साइड यहां लगाने के लिए, और जनरल टॉनिक में P1 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी S5 डालकर, ये प्रोटोकॉल से मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, बोल रहा हूं, इतना अच्छा पढ़ा पा रहा हूं दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये जितने दोनों लेवल मैंने आपको बताया, रेस्पिरेटरी और नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन, ये नोज से डायरेक्ट रिलेटेड होता है। इसलिए अगर मैं आपको सिंपल सा बोलूं कि ब्रेन के लेवल पर, ब्रॉडमैन एरियाज के लेवल पर जो सर्कुलेशन होता है, तो मैंने अभी आपको कहा था वेगस नर्व का डायरेक्ट लिंक है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, वेगस नर्व जब ऊपर से निकलता है तो वहां पर आपको सबसे पहले फेरिंग्स लेरिंग्स में टच हो रहा है, नीचे आ रहा है तो आप देखो वहां पर स्टमक में टच हो रहा है, लीवर में टच हो रहा, हार्ट में टच हो रहा, ठीक है, नीचे इंटेस्टाइन में टच हो रहा। ठीक है, अगर इतने पार्ट में टच हो रहा है, जब केवल वेगस नर्व ऐसा टच हो रहा, तो यहाँ तो हम सेंसेशन के माध्यम से ट्राइजेमिनल नर्व को भी करेक्ट कर रहे हैं। यानी क्रेनियल नर्व का ऐसा कौन सा पार्ट है जो इसमें टच में नहीं है, जो नोज से स्मेल के द्वारा नहीं जा रहा। ठीक है, अब अगर किसी पार्ट में कम ज्यादा है, हम W को स्मेल करा दे, सिंगल W को, आप रिजल्ट देख रहे हो। ठीक है, अभी मेरा चल रहा ब्रेन ट्यूमर के लेवल पर दोस्तों, बहुत मिरेकल रिजल्ट मिला है, केवल S12C1W के D4 में RS बेस स्मेल कराने से ही मैक्सिमम रिजल्ट मुझे मिल गए। अभी मैं इन्फॉक्शन पे काम कर रहा हूं, इन्फॉक्शन में मैं सिंथेसिस सेकेंड डायल्यूशन प्लस WEB का प्रयोग कर रहा हूं दोस्तों। अभी मेरे पास 7 केसेस हैं इन्फॉक्शन के, जहां पर उनको ब्रेन के लेवल पर इन्फॉक्शन है, और इन्फॉक्शन के लेवल पर मैं वहां पर सिंथेसिस सेकेंड डायल्यूशन प्लस WEB को स्मेल में दिया हूं। और सबसे बड़ा फीडबैक ये है, पेशेंट को जो एक टेंशन बना रहता था, एक प्रेशर बना रहता था, विद इन 15 डेज का प्रोटोकॉल है, उसका जो टेंशन था, उसका जो दर्द था, मैक्सिमम 80% तक रिलीफ हो गया। ये पेशेंट का खुद का प्रवचन है दोस्तों, पेशेंट का खुद का कहना है। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, जब आप इन छोटी छोटी टिप्स पे काम करोगे ना, तो आपको बहुत डिटेल स्टडी करने का मन करेगा कि नहीं मैं और ज्यादा डीप में जाऊं, और उसी लेवल पर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। जब आप रेस्पिरेटरी फंक्शन की बात करोगे तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रीदिंग से। नोज का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ब्रीदिंग होता है दोस्तों, सांस लेना। ठीक है, एक्सटर्नल। अब हम कहते हैं भाई ब्रीदिंग तो कैसे समझोगे, आप देखो COPD हमने पढ़ा था, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऑक्सीजन अंदर बहुत आसानी से जा रही, लेकिन सांस लेते नहीं बन रहा। पेशेंट जब अस्थमा का होता है, ब्रोंकाइटिस का होता है, आप कफ का होता है, बच्चे को देखो रात को सोते सोते नाक बंद होती है तो सो के उठ जाता है। ठीक है, खूब रोने लगता है, क्योंकि उसको सांस लेते बन रही है लेकिन निकालते नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि बीच रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा। ठीक है, तो इसीलिए 2 एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसको हम नेरिस कहते हैं, जो एयर को बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट में दोस्तों बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट में
वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो एयर को बॉडी के इंटरनल और आउटर पार करने में वहां पर बहुत इजीली अलो करता है दोस्तों। इसलिए याद रखने का, जब भी ब्रीदिंग का कोई प्रॉब्लम आता है तो नेजल कैविटी को स्टिमुलेट करना या रिलैक्स करना आपके ऊपर होता है। आप वहां पर रिलैक्स कर सकते हो, स्टिमुलेट कर सकते हो। कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत क्रॉनिक कंडीशंस है इसको कोल्ड की, हम लोग जैसे बेहोश होता है हम क्या करते हैं, S1RE के एक एक ड्रॉप डाल देते हैं, पेशेंट होश में आ जाता है। आप सोचो कि पेशेंट जब S1RE के एक एक ड्रॉप से होश में आ सकता है तो उसने क्या करा। ठीक है, हमको सोचने में मजबूर कर दिया कि केवल S1RE के एक एक ड्रॉप RS बेस आप डाल रहे हो, आप देख रहे हो पेशेंट बेहोशी से होश में आ गया। तो अगर हमने केवल S1RE को स्मेल करा दिया तो क्या होगा, ठीक है, S1W को स्मेल करा दिया तो क्या होगा। इसीलिए हमने एक प्रयोग करना चालू करा और हमने जब रिजल्ट लिया, अच्छे से अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आने लग गए। जब किसी को 22 साल पुराना कोल्ड कोराइजा था, हमने स्टार्टिंग में केवल RE को D4 में स्मेल करा दिया। ठीक है, 2 से 3 दिन छींके आना चालू हुई, जितना ब्रेन में गंदगी उसको एंटीबायोटिक दे दे के सुखा दिया गया था, जिसके कारण लगातार हेडेक होता था, जिसको बार बार सर्दी कोल्ड कोराइजा होता था, 2 दिन में इतनी गंदगी निकली है दोस्तों कि मैं बयां नहीं कर सकता। पेशेंट कहता है कि सर 2 दिन तक, अब वो 150 किलोमीटर दूर से आया था, हम उसको बदल तो सकते नहीं। मैंने कहा भाई 1-2 दिन बंद कर दो फिर ले लेना, लेकिन 2 दिन बाद फोन आया कि सर 2 दिन में जितनी गंदगी निकली है, मुझे ये समझ में आ गया है कि आपने कहा था कि एंटीबायोटिक ज्यादा लेने के कारण मेरे पर्टिकुलर ब्रेन में या मेरे पर्टिकुलर एरिया में वहां पर कहीं ना कहीं सर्दी जम गई या कफ सूख गया। ठीक है, सारा कफ निकल रहा है, सारी गंदगी निकल रही है और मुझे इतना हल्कापन लग रहा है कि मैं बंद नहीं करूं, क्या मैं चालू कर दूं। मैंने उसको कहा भाई तुम्हारी हिम्मत है, बिल्कुल चालू कर दो, देर मत करो आप। ठीक है, उन्होंने शुरू किया और जो 22 साल पुराना केस था दोस्तों, आफ्टर 3 मंथ ऑफ माय ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट, S1C1 A1 F1RE थर्ड डाइल्यूशन, S10 P3 C13 A311Y B थर्ड डाइल्यूशन, इन 2 प्रोटोकॉल के और स्मेल कराने के बाद 3 महीने के बाद से आज तक कभी भी सर्दी नाम की चीज उसको नहीं हुई है दोस्तों। सर्दी नाम, कोल्ड नाम की कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं हुई। ये बेनिफिट हमको नजर आया दोस्तों। उसके बाद हमारा दिमाग चला कि भाई ऐसे केसेस होते हैं माइग्रेन में, अगर हम W को स्मेल कराएं तो हमने W को स्मेल कराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमको समझ में आया कि जिस ऑर्गन में अगर W8 करके स्मेल करा दे तो हमने ऑर्गन के बिहाफ पर शुरू कर दिया। इसलिए हमें बहुत अच्छा रिजल्ट टेबल प्रैक्टिस में रिजल्ट मिलता गया दोस्तों। और यही कारण है, जैसे जैसे हमें रिजल्ट मिलते गए हमें समझ में आ गया कि एयर कंडीशनिंग करना हो तो भी W का स्मेल करा दो आप। C-pipe P1F1W is a miracle protocol to clear all the passages of nasal cavity। यानी आप किसी भी प्रकार की एयर कंडीशनिंग में इस प्रोटोकॉल को जनरेट कर सकते हो। नोज जब इंटरफेस के जैसे एक्ट करता है तो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में दोस्तों ये बैलेंस बनाता है। यानी ये कुछ एडिशनल फंक्शन परफॉर्म करता है जो इंस्पायर एयर की कंडीशनिंग के साथ कंसर्न्ड होता है दोस्तों। ये ह्यूमिडिफिकेशन और वार्मिंग के द्वारा अचीव्ड होता है। यानी हमारी बॉडी में नोज के लेवल पर ह्यूमिडिफिकेशन यानी नमी भी एक हद तक होना चाहिए, वार्मिंग भी एक हद तक होना चाहिए। यानी आप देखो कई बार फीवर में गरम गरम सांसें चलती है, कई बार देखो पेशेंट को ठंडी ठंडी सांसें चलती है। ठीक है, ये भी दोनों कुछ हद तक जरूरी होता है, लेकिन दोनों के बीच में बैलेंसिंग जरूरी है। यदि एक कोई भी ज्यादा हो जाए तो आप देखो डिसीज के अकॉर्डिंग वहां पर डेवलप होता है। आप उसको देख लो कि नेजल कैविटी में डिसीज डेवलप हो गई है। ठीक है, इसीलिए यहां पर आपको याद रखना एयर कंडीशनिंग में वार्मिंग और ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है। याद रखना दोस्तों, वार्मिंग नोज का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जो नेजल म्यूकोजा की जो लाइनिंग होती है उसमें ब्लड वेसल्स को मतलब एट्रीब्यूटेड होता है, यानी वहां पर ब्लड वेसल्स के लेवल पर सर्कुलेशन बढ़ गया और इन ब्लड वेसल में फ्लो करने वाला वार्म ब्लड एयर को वार्म करता है। यानी ठंडी ठंडी एयर जब आप नोज में से गुजारते हो तो वहां पर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसमें क्या है, गर्म खून है। जब उस गर्म खून के संपर्क में वो जो एयर अंदर की तरफ आती है वो वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, और गर्म होने के कारण तुरंत उसमें से जितनी भी गैसेस होती है अडॉप्ट कर ली जाती है दोस्तों। दैट इज द प्रोसेस। ठीक है, इसलिए वार्मिंग के प्रोसेस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है भाई, नोज में एयर का ह्यूमिडिफिकेशन तब अचीव्ड होता है जब इंस्पायर्ड एयर म्यूकोजा के साथ कांटेक्ट में आती है।
अब म्यूकस के साथ कांटेक्ट में आएगी तो ऑफकोर्स लिक्विड के साथ आ रही है, ये वाटर वेपर के साथ होता है। इसके कारण दोस्तों जब वाटर वेपर वहां पर सेचुरेशन होता है वही सबसिक्वेंटली वहां पर फॉलोड होता है और इसी कारण से वहां पर ह्यूमिडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, और यही कारण है जब आप एयर को लेते हो वहां पर ह्यूमिडिफिकेशन होता है और बहुत आसानी से नमी का डेवलपमेंट हो जाता है। इसीलिए दोस्तों ये प्रोसेसेस हमारे नोज के लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है और डेली प्रोसेस पे अगर आप देखते हो डेली बेसिस पर बहुत सारे डिसीज को प्रिवेंट करने में नोज पे काम करती है। इसीलिए दोस्तों जो क्लीनिंग का फंक्शन होता है, नॉस्ट्रिल हेयर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने बड़े बड़े मैक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनको इंट्रैप कर लेते हैं, अपने बीच में फंसा लेते हैं, और यहाँ पर माइक्रो पार्टिकल इसी म्यूकस के साथ जहां वहां पर गॉबलेट सेल्स होती है जो म्यूकस को सिक्रेट करती है, वो गॉबलेट सेल्स दोस्तों उसको टिक कर लेता है, चिपका लेता है, और उसके रेफरेंस करने से दोस्तों उसको रेफरेंस करने से इसकी एक्टिविटी के प्रिवेंट करने से दोस्तों आपको इजीली यहाँ पर नजर आएगा कि वहां पर इसीलिए एयर को दोस्तों ये फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, और एयर को जब फिल्टर करेगा, आप याद रखिए लंग्स तक अगर ये एयर बिना फिल्टर के चला गया तो क्या होगा, लंग्स तो इन्फेक्टेड हो जाएगा भाई। बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस फंगस हवा में मर्ज करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब अगर मान लो कोई व्यक्ति को इन्फेक्शन है, उसके पास आप करीब गए, उसने छींका और छींका तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में 10 मीटर तो ऊपर गया, एयर में फैल गया। अब उस एयर के संपर्क में आप स्वस्थ व्यक्ति हो, आप वहां से निकल रहे हो, कोरोना कैसे फैल रहा था, ऐसे तो फैल रहा था। ठीक है, आप उसके संपर्क में गए, लंग्स में डायरेक्ट पहुंच गए, आप इन्फेक्टेड हो गए। इसीलिए ये जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है नोज के लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और लंग्स में पहुंचने तक म्यूकस मेम्ब्रेन दो इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म कर देता है। पहला ये कि ड्राइंग से प्रिवेंट करता है, यानी नोज को ह्यूमिडिफिकेशन बना के रखता है, बिल्कुल सूखा नहीं रखता, और सेकंड ये इरिटेशन से एपिथेलियल सेल्स को वहां पर प्रिवेंट करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर मान लो यहाँ ड्राइनेस हो गई तो क्या होगा दोस्तों, ड्राइनेस होगी, आप देखो रगड़ लगता है। अब जब रगड़ लगेगा तो एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दोस्तों याद रखना, रगड़ के कंडीशन से एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसीलिए याद रखना दोस्तों, सीलिया यहाँ पर सिंक्रोनाइज होकर वहां पर स्पेशली दोस्तों म्यूकस टुवर्ड द थ्रॉट, यानी आप देखेंगे थ्रॉट की तरफ म्यूकस को निगलने का काम में आता है। कई बार आप देखते हो कि एकदम म्यूकस को निगल लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये आपको जब देखोगे म्यूकस आ रहा है तो वो एक्सपेक्टोरेट कर लिया जाता है, वहां से निकाल कर कप बनाकर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों ये प्रोसेस आपको टेबल प्रैक्टिस में हमेशा देखने को मिलती है, और यहाँ पर ये एक्सपेक्टोरेट आउट हो जाता है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसी कारण से आप देखते हो आपके बॉडी में जितनी भी इन्फेक्टेड मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है, उसको अंदर नहीं रखा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए म्यूकस का प्रिपरेशन करके जितने भी गंदगी होती है उसको म्यूकस के द्वारा आपके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये स्पेशल वहां पर इफेक्ट नजर आता है। दोस्तों दूसरी बात, जब आप नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन की स्टडी करते हो तब वहां पर आपको रोल नजर आता है। सबसे पहला रोल नजर आता है स्मेल का, यानी इस आपके ओल्फैक्टरी फंक्शन का, यानी आप स्मेल थेरेपी कराते हो तो नोज के माध्यम से ही कराते हो ना। नोज क्या होता है, नोज स्मेल यानी ऑल्फेक्शन का सेंस ऑर्गन होता है। दोस्तों जितनी भी स्मेल होती है जो आपको आती है वो केमिकल अल्ट्रेशन के लेवल पर आती है। नोज जब स्मेल पैदा करता है तो स्मेल का सेंस ऑर्गन होता है नोज, और इसीलिए ऑल्फेक्शन यानी जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है उसके द्वारा डिटेक्ट होता है। और एक्सी सेल्स जिसे हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स कहते हैं दोस्तों, उसके ऊपर ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर पाया जाता है। ये रिसेप्टर लार्ज नंबर में क्लस्टर्ड यानी मिलियंस में पाया जाता है। आपके नोज के लेवल पर मिलियंस में ये रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो सुपीरियर जो वहां पर कोंका होता है उस सुपीरियर कोंका में, और इथिमाइड बोन की जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है वहां पर पाया जाता है। ये दोस्तों ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारा नोज का पार्ट है, इसको बोन के लेवल से काट के लाया हूं मैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर इंटरनल पार्ट है जो आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब कहलाता है, जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है उस ऑल्फैक्टरी नर्व से कनेक्टेड होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ये बोनी पार्ट होता है, ये बोनी पार्ट के बीच में ये सेंसरी नर्व होती है। ठीक है, ये जो बोनी पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, बोन की क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है जो पर्टिकुलर यहाँ पर ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट से जुड़ा होता है। ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट में फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं जो इंटरनल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। दोस्तों जब यहाँ पर आप देखते हो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है नोज की, ये आपका पर्टिकुलर सीलियरी पार्ट है, ये पर्टिकुलर सेल्स है जो न्यूरॉन की सेल्स है। यहाँ पर ये न्यूरॉन की सेल्स पर्टिकुलरली डायरेक्ट इस ऑल्फैक्टरी बल्ब से ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट से जुड़ी होती है। दोस्तों ठीक है, अगर ये सेंसेशन आपको समझ में आ गया
तो आप मान के चलना स्मेल थेरेपी के मास्टर बन गए। हमने स्मेल थेरेपी का जो चैप्टर लिया था पर्टिकुलर, उसमें हम लोगों ने इसी लेवल पर काम किया था। ठीक है, अभी यस सर ने मैसेज किया था कि S10RE से उन्होंने एट्रोपी के लेवल पर काम किया है। ठीक है, अब आप सोच लीजिए, सेरेब्रल एट्रोपी बहुत बड़ा रोल क्रिएट कर रही है। आप देख रहे हो, हम केवल स्मेल थेरेपी से ही रिजल्ट ले रहे हैं, इंटरनल मेडिसिन तो दूर कर दीजिए आप, केवल स्मेल थेरेपी से ही हम रिजल्ट ले रहे हैं और इतना शानदार रिजल्ट मिल रहा है दोस्तों। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम बहुत अलग साइंस बता रहे हैं, तो हम अलग साइंस के प्रूफ भी दे रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे बकवास बातें नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग उसको प्रूफ के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब आप किसी चीज को प्रूफ बनाएंगे तो आपको ऑथेंटिसिटी चाहिएगी। आप ऑथेंटिसिटी के लिए पेपर वर्क तैयार रखिएगा दोस्तों। ठीक है, जब आप वॉइस या स्पीच की बात करते हो तो नोज का क्या लेना देना दोस्तों। आपको जब ठंड लगती है, सर्दी होती है, आप देखो आपकी आवाज बदल जाती है। ठीक है, आप देखो मेल और फीमेल की आवाज बदल जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। नोज स्पीच में एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है दोस्तों। यदि नोज में एयर की रिजोनेशन वॉइस के दौरान उसके जो पेक्युलर साउंड को वो प्रोवाइड करती है, यानी आपका जो ओरिजिनल साउंड है उसको प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ये वो रीजन होता है जिसके कारण जब एक व्यक्ति जिसके साथ स्टब नोज होता है उसका साउंड एक नॉर्मल पर्सन से डिफरेंट हो जाता है। यानी अगर किसी को सर्दी हो या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, नोज से रिलेटेड हो, आप देखो उसका साउंड ही बदल जाता है। ठीक है, इसीलिए वॉइस और स्पीच आपके नोज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपका बचपन से नोज बिल्कुल नॉर्मल है, आपकी वॉइस नॉर्मल है। यदि आपको बार बार सर्दी रहती है, आप देखो बात भी करोगे तो आप अटक अटक के करोगे, क्योंकि नोज के लेवल पर, स्पीच के लेवल पर ऑक्सीजन अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का वेपर बाहर जाना, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में गैप हो जाता है और वो क्लियरली आपकी लैंग्वेज में नजर आता है। और सबसे बड़ी चीज है, वहां पर बहुत सारी चीजें जो वक्तव्य के रूप में नजर आ रही है वो आपको क्लियर नहीं होगी दोस्तों। आप क्लियरली बोल दोगे कि यार इसको टिपिकली सर्दी की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, क्लियरली कर दोगे। इसीलिए जब ऑल्फेक्शन के प्रोसेस देखते हो तो ऑल्फेक्शन के प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो ऑल्फेक्शन के प्रोसेस आपको मास्टर बनाती है कि हम किस किस तरह के नर्व के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है दोस्तों। ठीक है, आपको मैं कहूं, जब आप ऑल्फैक्टरी नर्व से जुड़े हुए हो तो आप पर्टिकुलर ये जो ऑप्टिकल ट्रैक है, इस ऑप्टिकल ट्रैक के, जब मैंने क्रेनियल नर्व्स पढ़ाया था, आप लोगों को याद हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आपको मैंने पूरे 12 क्रेनियल नर्व का कंजेशन बताया था। वहां से ऑप्टिक नर्व, सुपर ऑप्टिक नर्व, ठीक है, हमारे 45 पॉइंट्स के लेवल पर मैंने आपको बताया था कितना बड़ा मर्जिंग इफेक्ट होता है। इसीलिए याद रखिए, ऑप्टिक जो प्रोसेस, जो ऑल्फेक्शन की प्रोसेस होती है दोस्तों, एयरबॉर्न मॉलिक्यूल्स, याद रखना दोस्तों। जब आप स्मेल करते हो, मान लो आपके घर में हलवा बन रहा है, आप बाहर से बोल देते हो आज तो हलवा बन रहा है, यार क्या बात है, मजेदार काम हो गया, आज तो पेट भर के खाऊंगा। ठीक है, आपको कैसे पता चला हलवा बन रहा है? ठीक है, आज तो गाजर का हलवा बन रहा है भाई, कैसे पता लगा आपको? आपने ऑल्फेक्शन किया। अर्थात जो एयरबोर्न मॉलिक्यूल्स है, जो वहां पर उसकी वाष्प बनकर उड़कर एयर में आ रहे हैं, और वो एयरबोर्न मॉलिक्यूल्स आपके नोज के रिसेप्टर पर आ रहे हैं, यानी वहां पर ऑडिटरी सोर्सेस से नोज में जाता है, और नोज में मौजूद जो ऑल्फेक्टरी न्यूरॉन्स होते हैं इस मॉलिक्यूल्स को रिसीव करते हैं दोस्तों, और उस ऑल्फेक्टरी नर्व के माध्यम से ऑल्फेक्टरी बल्ब को भेजा जाता है। ये ऑल्फेक्टरी ट्रैप है, यहां से आपने नोज के माध्यम से स्मेल किया, यहां से ये ऑल्फेक्टरी बल्ब के लेवल पर आ गया। ठीक है, जितना भी ऑल्फेक्शन हुआ, जितना भी केमिकल अल्टरेशन हुआ, वो आपके नर्व के माध्यम से सीधा आपको ऑल्फेक्टरी बल्ब के लेवल पर पहुंच गया। अब ये ऑल्फेक्टरी इंपल्सेस के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। कल हमने पूरा डिटेल पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, और उसके बाद सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पर्टिकुलर वहां पर ऑल्फेक्शन का जो सेंटर होता है, जो ब्रॉडमैन एरियाज होता है, वहां से डायरेक्ट कनेक्शन होकर आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स पर इंटरप्रिटेशन होता है, और इंटरप्रिटेशन होकर उसका पूरी डिटेल स्टडी होकर आपको बता दिया जाता है कि भाई फलानी चीज का आप स्मेल कर रहे हो। ठीक है, आपको अगर फर्स्ट टाइम स्मेल आ रहा था, आप नहीं बता पाओगे, आपने उस प्रकार का फर्स्ट टाइम स्मेल किया है तो वो आपको बताएगा कि यार ये कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है जो आपने पहले कभी भी स्मेल नहीं किया है। ठीक है, इसलिए याद रखना दोस्तों, यहां से ब्रेन में जाकर ऑल्फैक्टरी ऑर्डर को ये भेजता है, और ये मॉलिक्यूल्स ऑल्फैक्टरी म्यूकस ग्लैंड के, ये जो म्यूकस ग्लैंड है, ऑल्फैक्टरी म्यूकस ग्लैंड के माध्यम से म्यूकस के सिक्रेशन के साथ साथ वहां पर डिसॉल्व होता है, और डिसॉल्व होकर दोस्तों जो सीलिया होते हैं, जो सीलिया दिख रहे हैं ना, ये सीलिया होते हैं, उसके एक न्यूरॉन पर मैक्सिमम 20 सीलिया होते हैं। पॉइंट को नोट कर लेना माइंड में कि यहाँ पर नोज के लेवल पर जो एक
पर्टिकुलर सेल्स होती है, एक न्यूरॉन्स होती है, इस न्यूरॉन की एक सेल्स में कम से कम 20 सीलिया होते हैं दोस्तों, और वो इसको गाइड करते हैं कि किस प्रकार का सेंसेशन यहाँ पर हमें मिल रहा है दोस्तों। और उसी के अकॉर्डिंग प्रत्येक न्यूरॉन में सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन रिसेप्टर होता है, ठीक है। यहाँ पर स्पेशल प्रोटीन रिसेप्टर आपको नजर आएंगे दोस्तों। यहाँ पर 400 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर होते हैं जो कंबाइंड रूप से वर्क करते हैं, 400 अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर। इट्स अमेजिंग। आप सोच सकते हो हमारी नोज में ही अकेले 400 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, और एक न्यूरॉन कई प्रकार के ऑर्डर में इन्वॉल्व होता है। याद रखना दोस्तों, यहां पर हमेशा आपको याद रखना है कि एक न्यूरॉन कई प्रकार के ऑर्डर में इन्वॉल्व होता है। यही कारण है कि करीब करीब 10,000 ऑर्डर्स को रिकॉग्नाइज करती है आपकी नोज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि आप एक बार में, अगर आप पूरी लाइफ में देख रहे हो तो 10,000 टाइप्स ऑफ ऑर्डर को आपकी नोज अडॉप्ट करती है दोस्तों, है ना अमेजिंग। ठीक है, इसीलिए जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा नोज के लेवल पर, तो आपको याद रखना है कई बार ऐसा होता है, अभी जैसे कोरोना के लेवल पर आप में से कई लोगों ने प्रभाव देखा था। आप लोगों को याद रखना है ऑल्फैक्टिव न्यूरॉन्स का अगर किसी प्रकार से डैमेज होता है तो आपको याद रखना है 60 डेज में, ठीक है, आपको प्रोटोकॉल जब तय करते हो तो आपको याद रखना है, आपको पेशेंट को बता देना कि 2 से 2.5 महीने लगेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पहले मैं बोलता था, अब जब से स्मेल थेरेपी आई है मैं बोलता हूँ 10 दिन 15 दिन रुक जा, तेरी सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है। डॉक्टर सुरेश गांधी जी ने इसको सबसे पहले, आपको याद हो, कोरोना के लेवल पर उन्होंने C3RE का प्रयोग किया था स्मेल में, और जैसे ही पेशेंट को C3RE दिया उसकी और ज्यादा स्मेल चली गई, ठीक है। उसके बाद उनको समझ में आया कि यार स्मेल को बढ़ाना नहीं, रिलैक्स करना है, ठीक है। उन्होंने तुरंत C3RE की जगह C3Y कर दिया, और 24 घंटे के अंदर जो पेशेंट की पूरी स्मेल चली गई थी, खाने का बिल्कुल स्मेल नहीं आ रहा था, 24 घंटे बाद उसने दाल बाटी खाया, हलवा बना के खाया और बोल दिया आज मेरे घर हलवा बन रहा, यानी स्मेल रोट है। दैट इज द फैक्ट। ये वो फैक्ट है जो आपको समझने का है कि ऑल्फैक्टिव न्यूरॉन्स आर रिप्लेस्ड ओवर 60 डेज। आप 60 दिन में किसी भी प्रकार का अगर न्यूरॉन का डैमेज हुआ है जो ऑल्फैक्टिव रीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो 60 डेज में रिप्लेस हो जाएगा। अगर 60 डेज में रिप्लेस हो रहा तो आप मान लीजिए आपका जो स्मेल के अगर कोई ऑल्फैक्टिव ट्रैक्ट के अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मान के चलिएगा दोस्तों 2 से 2.5 महीने में आप रिकवर कर सकते हो, जब ये फैक्ट है कि वहां पर रिप्लेस हो रहा है। यानी जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया दोस्तों, तब याद रखिएगा एकदम से स्ट्रॉन्ग ऑर्डर वहां पर आपको डेवलप हो जाएगा। यानी एक ही प्रकार का सेंसेशन बार बार जा रहा है, बार बार एक ही, इंटरनल से एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से इंटरनल, वहां पर आपको नजर आएगा सेंसेशन, ठीक है। बाहर से सेंसरी सिस्टम से सेंसेशन आपके नोज में मिल रहा है, और एक्सॉन से ऑल्फैक्टिव बल्ब तक पहुंच रहा है। यानी एक्सॉन जो सभी ऑल्फैक्टिव न्यूरॉन्स आपस में मिलकर एक ऑल्फैक्टिव नर्व को फॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और ये ऑल्फैक्टिव नर्व क्रेनियल नर्व है दोस्तों, और क्रेनियल नर्व होने के कारण दोस्तों ऑल्फैक्टिव बल्ब के एक्सॉन वहां पर सिनेप्सी करते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से। ये जो क्रेनियल नर्व का फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है दोस्तों ऑल्फैक्टिव नर्व, और यहाँ पर ऑल्फैक्टिव बल्ब के एक्सॉन सिनेप्सी करते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से, और साथ ही साथ ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के माध्यम से थैलेमस में, और थैलेमस में आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी फीडबैक प्राप्त करता है दोस्तों, और वहां पर फीडबैक प्रदान करता है। यानी इनहिबिटरी मैकेनिज्म के माध्यम से अन्य जितने भी सेंसरी वहां पर न्यूरॉन्स होते हैं दोस्तों, उनके माध्यम से सारे फंक्शन को जनरेट करते हैं। इसका मतलब होता है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग न्यूरॉन्स का वहां पर इन्वॉल्व होता है। यानी अगर सेंसेशन जा रहा है सेंसरी नर्व के माध्यम से, उसका पूरा मोटर रिस्पॉन्स आ रहा है कि हाँ भाई 100% हलवा बन रहा है, ठीक है, आपको मोटर रिस्पॉन्स बता देगा। यदि हम भूखे होते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ठीक है, जब आप भूखे होते हैं तो क्या होता है, आपका ऑल्फैक्टिव सेंसेशन बहुत तेज हो जाता है, और आज क्या बन रहा, बहुत देर हो गई, भूख लग रही है यार, ठीक है। तो भूखे होते हैं दोस्तों तो ज्यादा आपको वहां पर सेंसेशन पता होता है। लेकिन जब पेट भरा होता है, तो आपका पेट एकदम फुल होता है, तो क्या होता है, आपको कम इफेक्ट होता है दोस्तों। ये डिपेंड करता है ऑल्फैक्टिव ट्रैक्ट के, ऑल्फैक्टिव कॉर्टेक्स के वहां पर मैसेज करने के लेवल को, ठीक है। यानी वहां पर डायरेक्ट सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डायरेक्टली लिंक होता है। जब आप सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करते हो, ये किसी भी चीज को स्टिमुलेट करने का काम करता है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है किसी भी चीज को वहां पर रोकने का काम करता है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर कंप्लीटली अगर एक फॉर्मेशन नजर आता है तो आपको याद रखना ब्रेन के डिफरेंट एरिया में सेंसेशन जा रहा है, एक्शन पोटेंशियल जा रहा है, और जब डिफरेंट एरिया में सेंसेशन जा रहा है तो आपको याद रखना चाहिए
प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स, एंटीरियर ऑल्फैक्टरी न्यूक्लियस, ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकुल्स, पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स, एमाइगडोलिया और वहां पर इंटोराइनल कॉर्टेक्स। जो इंटोराइनल कॉर्टेक्स होता है, यानी जो आप देखते हो ना राइनोसाइनोसाइटिस डेवलप होता है, एकदम पानी टपकना शुरू हो जाता है, वो पोर्शन, यानी इन सारे पोर्शन पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया और ब्रेन के डिफरेंट एरिया में ये सेंसेशन पहुंच गया। अब यहां पर क्या होगा, जो स्टेम सेल्स होती है न्यू ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन को डायग्नोस करता है दोस्तों, और ऐसे फैक्टर जो यहां पर ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करता है, सभी प्रकार के जो ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करता है, लॉस ऑफ स्मेल या एनोस्मिया का लेवल डेवलप करता है। याद कर लेना इस बात को, यानी यहां पर सभी प्रकार के जब आपके ऐसे केस नजर आएंगे, उसको खुशबू ही नहीं आ रही। कई पेशेंट आकर बोलते हैं अरे साहब हमको तो खुशबू ही नहीं आती, आप कितना स्प्रे कर दो हमको तो खुशबू ही नहीं आती। ठीक है, अगर आपको खुशबू नहीं आ रही तो आप मान के चलेगा ऑल ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय कर चुके हो, यानी लॉस ऑफ स्मेल, उसको बोलते हैं एनोस्मिया। ठीक है, याद रखना जब आपको हेड को ट्रॉमा होता है आपको सबसे पहले नजर आएगा सम मेडिकेशनल, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है जिनका ज्यादा उपयोग करने के बाद में बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस नजर आते हैं, और ये कॉम्प्लिकेशन जो होता है बहुत बड़े आपके स्मेल के डिफेक्ट डेवलप करता है। सर वीडियो आप कीजिए। ठीक है, सम मेडिकेशन यानी कुछ एंटीबायोटिक्स होती है जो डायरेक्टली इस लिंक को क्रिएट करती है। कब आप जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखते हो, कोरोना जैसे इन्फेक्शन देखते हो, तो आपने देखा है दोस्तों, कोरोना जैसे इन्फेक्शंस में भी आपने देखा है कि स्मेल का डिफेक्ट डेवलप हो गया, यानी वहां पर प्रॉपर स्मेल नहीं आ रही है, खाने की सुगंध नहीं आ रही है, आप खाना बंद कर देते हो। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं जब आप कॉजेस के लेवल पर जाते हो, कई बार ऐसा होता है कि पार्शियल या परमानेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कॉजेस होता है आप देखेंगे कोई डिफेक्ट होता है ऑल्फैक्टरी नर्व में, आपको परमानेंट एनोस्मिया हो जाता है, बिल्कुल आपको स्मेल नहीं आएगी। न्यू एक्सॉन कैन नॉट ग्रो बैक बिकॉज नो एक्सॉन आर इन प्लेस। ठीक है, वहां पर जब आपको पता है कि एपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है, यानी एक सेल ओल्ड जाएगी तो उसी प्रकार की नई सेल वहां पर जन्मिनेट होगी, नई बनेगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रकार के न्यूरॉन का पूरा डैमेज हो गया तो दूसरा प्रकार का न्यूरॉन वहां रिप्लेस कैसे होगा, वहां तो कंप्लीट फाइब्रोसिस हो गया। अब फाइब्रोसिस के बाद में न्यू न्यूरॉन बनेगा क्या, ऑफ कोर्स नहीं बनेगा, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब आप इन्फ्लामेशन देखते हो कि इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा, कोल्ड फ्लू, अदर वायरल इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस के कारण ट्रांजिएंट एनोस्मिया होता है, टेस्ट और स्मेल वहां पर डिक्रीज हो जाते हैं। यानी जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का लेवल अफेक्टेड होता है, आपको पता है म्यूकस मेम्ब्रेन का डायरेक्ट लिंक होता है ऑल्फैक्टरी नर्व से। ठीक है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट हो तो ऑल्फैक्शन आपका अफेक्ट होगा, यानी कभी भी म्यूकस मेम्ब्रेन का अफेक्शन होगा आप मान के चलेगा ऑल्फैक्शन का उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आपको एक पन तो दो कांच बता रहा हूं, जब आप इसी लेवल पर काम कर रहे हो तो आपने अगर किसी को न्यूमोनिया हो गया, किसी को प्लूरिसी हो गया, ठीक है, आपने स्मेल करा दिया, तो आपको पता है जब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन भी दूर कर रहे हो आप, तो आप रेस्पिरेशन को ठीक नहीं कर रहे हो, आप क्लीनिंग प्रोटेक्शन का फंक्शन नहीं कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो। और यही मेथड का उपयोग करके हमने जादू कर दिया दोस्तों। फर्स्ट टाइम इंडिया में इलेक्ट्रोमेपैथ में स्मेल थेरेपी को इजाद करके हमने सामने लाकर खड़ा कर दिया कि हमारी मेडिसिन स्मेल से बड़ी डिसीज को कवर कर सकती है, बशर्ते हमें गाइडलाइन मिले। ठीक है, हमें गाइडलाइन मिले, हमें प्रैक्टिकल करने का अनुभव हो। हम पिछले 1 साल 1.5 साल से यही काम कर रहे हैं। हमारे ग्रुप के ये जो लास्ट आपका 2-3 दिन का है, हमने 16 महीने नहीं 24 महीने की स्टडी की है, और इस 24 महीने में हमने सीखा है कि स्मेल की कहां पर जरूरत होती है, और हमने यूज किया है। बड़े बड़े प्रोटोकॉल तय किए हैं, जिसमें यश सर का नाम सबसे पहले आता है। यश सर भोपाल से हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रोटोकॉल के लेवर को जनरेट किया है दोस्तों। ये आप और मेरा खुद का प्रोडक्ट, हम यश सर भी खुद पे प्राउड करते हैं कि हम इस फैमिली के मेंबर हैं। आप सब प्राउड करते हो, क्यों? क्योंकि हम सब पागल है, बुरा मत मानना, हम सब पागल है, और हम सब पागलपंती ही करते हैं, और पागलपंती करके ही हम बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रोमेपैथ को ऊपर ला रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कहूंगा हम सब पागल है और हम पागलपंती करेंगे, करते रहेंगे और हमेशा करेंगे दोस्तों। और इसी कारण से नई नई चीज इजाद करके हम लोग सामने खड़ा कर देंगे। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब टेस्ट और स्मेल डिक्रीज होता है, आप केवल ऑल्फैक्शन करा दीजिए, स्मेल करा दीजिए, स्मेल थेरेपी कर दीजिए, बस आपको मेडिसिन चेंज करना है। मेडिसिन क्या चेंज करना है ये आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। कोई एक चीज पे परफेक्शन नहीं होता, एक चीज पर नहीं होता। अभी जैसे यस सर ने कहा, आप करके देखिए, अभी आपको कोल्ड कोराइजा का सीजन चल रहा है, ठीक है,
अभी उन्होंने कहा कि सिंथेसिस सेकेंड डायल्यूशन डब्ल्यू को मैंने स्मेल कराया, तो जिनको लगातार 10 to 15 डेज से कफ आ रहा था, कई बार कफ सायरप, कई बार इंजेक्शन लगा लिया, कफ नहीं गया। केवल सिंथेसिस सेकेंड डायल्यूशन डब्ल्यू के स्मेल से उन्होंने कहा कि मेरे पास जब तक बैठा 3 से 4 घंटा एक बार भी नहीं खांसा। भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन को आपने इरिटेट होने से बचा लिया, इसलिए नहीं खांसा। यही काम हम S1C1 A1 F1 RE के लेवल पर कर रहे थे, उसी को प्रोटोकॉल आपने यहाँ सेट कर दिया। इसीलिए आपको फीडबैक जो मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू वर्क ऑफ यूर, ये आपकी स्पेशल वर्क है जो यहाँ पर काम कर रहे हो दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर छोटी छोटी चीजें दोस्तों बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रही है, और यही कारण है बहुत छोटे छोटे से पैमाने पर बड़े बड़े चीजें निकल कर आ रही है दोस्तों। यही कारण है नॉर्मल जब एसाइन के कारण आप देखते हो जहां पर ऑल्फेक्शन बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, पार्किंसन, एल्जीमर, दोस्तों ये कोई बड़ी बड़ी डिसीजेस हमारे सामने बहुत छोटी हो रही है दोस्तों। क्यों छोटी हो रही है? क्योंकि ऑल्फेक्शन के साथ साथ पार्किंसन और एल्जीमर का अर्ली साइन भी नजर आ जाता है दोस्तों। आप देखो इपिलेप्टिक सीजर्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब भाई इपिलेप्टिक सीजर का नाम सुनते हैं डर जाते हैं, अरे बाप रे इपिलेप्टिक सीजर हो गया भाई इसको, ठीक है। आप देखो वहां पर भी हम रिजल्ट ले रहे हैं। अगर किसी को इपिलेप्टिक सीजर आ रहा है, सीधा वाई का रिलैक्स दे दीजिए आप, केवल YD4RS में स्मेल करा दीजिए, और मैं कहूंगा सिंथेसिस सेकंड प्लस वाई को स्मेल कराइएगा, पूरा ब्रेन आपके कंट्रोल में हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। भाई आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट होता है ना, वही एपिलेप्सी है। यदि 2 वायर जा रहे हैं, एक वायर छिल गया, दूसरा वायर पहले से छिला हुआ था, इस वायर का जो एक फाइबर है निकल कर दूसरे वायर में टकरा गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। यही एपिलेप्सी में होता है, और इसीलिए सिंथेसिस सेकेंड डायल्यूशन प्लस वाई का स्मेल कराना बहुत बेनिफिट होता है। कई बार आप देखो भोजन खाने के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स नोज में आते हैं जो स्मेल का ज्ञान कराते हैं, अरे वाह मजा आ गया दोस्तों, ठीक है। आप मान लो बफेट में गए हो, उधर रबड़ी बन रही गरम गरम, इधर सेव बन रही गरम गरम, ठीक है, मुंह में पानी आ गया ना, आ गया कि नहीं आया? जब मुंह में पानी आया आपको डेफिनेटली स्मेल भी आई होगी, और स्मेल आई तो वो आपको खाने का टेस्ट मिल गया। क्या भोजन खाने के लिए गए हो और आपको ये टेस्ट आ गया, अरे यार ये तो बिल्कुल घर जैसा बना यार, टेस्ट तो वैसे ही लग रहा, मैं चख के तो देखूं। आप रोक नहीं पाते हो अपने आप को, आप वहां पर चले जाते हो, ठीक है। और जब यूज करते हो तो डेफिनेटली ये पूरी प्रोसेस आपको वहां पर टेक्निकली समझ में आती है। अगर आप केमिकल देखना चाहते हो ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है दोस्तों, ठीक है। पर्टिकुलर इस चीज को आप समझने की कोशिश करना दोस्तों। जब आपको ऑर्डर आती है, ठीक है, आपको स्मेल आ रही है, आपके नोज में स्मेल आई, अब स्मेल आई तो क्या होता है, रिसेप्टर्स होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के, ये रिसेप्टर इस ऑर्डरेंट को वहां पर बाइंड कर लेता है। अल्फा बीटा कई प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, ये अल्फा यहाँ पर रिसेप्टर मान के चलिए ऑर्डरेंट को यहाँ पर दोस्तों बाउंड कर लेता है। अब बाउंड कर लेता है तो आपको मैंने कहा कि 10,000 टाइप की स्मेल आप वहां पर डिटेक्ट करते हो, तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा यूनिट जो होती है अलग अलग होकर दोस्तों वहां पर अलग अलग तरह की स्मेल आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन वर्क कैसे होता है, केमिकल कैसे काम करता है, जब यहाँ पर ऑर्डरेंट रिसेप्टर के लेवल पर आया तो एडिनाइल साइक्लेस की प्रोसेस होती है, यानी यहाँ पर पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा तो क्या बनेगा, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब एटीपी बना तो गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट के सपोर्ट से ये साइक्लिक सीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है, और साइक्लिक सीएमपी में कन्वर्ट होगा तो प्रोटीन का है जो फास्फोराइलेशन होकर एक्टिवेटेड हो जाता है, और यही आपको पूरा संज्ञान देता है कि स्मेल किस टाइप की है दोस्तों। ये पूरा केमिकल प्रोसेस है, और जब ये साइक्लिक सीएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की उपस्थिति में काम करेगा तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ साहब ये मेरी पसंद की है और मुझे यहाँ पर साउंड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्मेल आ रही है कि ये जो स्मेल है मेरी मनपसंद है और मेरा खाना आज बना हुआ है, मैं इसको जम के खाऊंगा दोस्तों। ये पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर नजर आती है। जब इस प्रकार से आप टेबल प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सारी चीजें आपके बिल्कुल मुट्ठी में होती है कि हाँ साहब हम यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं। तो जब ये कंडीशन आप स्टडी के लेवल पर आते हो तब हमारा अब ये पूरा एनाटॉमिकल पार्ट था जो मैंने बताया, अब हमारा पार्ट शुरू होता है दोस्तों। यहां पर वो होता है सेंसेशन ऑफ स्मेल का, ठीक है। अब हमारी पूरा डिटेल स्टडी शुरू होती है कि हम जब इस एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल पॉइंट से बैकग्राउंड में देखेंगे तो हमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नजर आएगा। ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन में सिचुएटेड होता है,
जो कि मॉडिफाइड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। जो हमारी बॉडी में दूसरी जगह जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वैसी नहीं होती है। अगर आपको याद हो, किसी को सर्दी होती है, आप देखो पानी टपकता रहता है दिन भर, देखो आप, ठीक है। अगर ऐसा पेट की म्यूकस मेम्ब्रेन में हो जाए, म्यूकस आपकी पर्टिकुलर आपके माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन में हो जाए, या फिर लंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन में हो जाए, तो वो तो पागल कर देगा हमको, दिन भर कितनी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि ये मॉडिफाइड म्यूकस मेम्ब्रेन है, बिल्कुल परिवर्तित है दोस्तों। और यही कारण है यहाँ पर जो मॉडिफाइड है तो नॉस्ट्रिल के अपर पार्ट में लाइन रहती है दोस्तों, नॉस्ट्रिल के अपर पार्ट में लाइन होती है। और ऑल्फैक्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन 10 to 20 मिलियंस, याद रखना, 10 to 20 मिलियंस ऑल्फैक्टिव रिसेप्टर को कंसिस्ट करती है, जो वहां पर सस्टेंकुलर सेल्स के द्वारा सपोर्टेड रहता है। ये जो सस्टेंकुलर सेल्स होती है, इनके माध्यम से ये सपोर्ट रहता है दोस्तों। और यही कारण है म्यूकोजा में म्यूकस सिक्रेटिंग बोमेन्स ग्लैंड, जिसको हम गॉबलेट ग्लैंड कहते हैं दोस्तों, वो पाई जाती है। इसका मेन काम होता है म्यूकस को लगातार सिक्रेट करते रहना, ताकि जितने भी मैक्रो माइक्रो पार्टिकल्स हो जाए उसमें ट्रैप होकर बाहर निकलता जाए। जो म्यूकस आप निकालते हो नहाते समय, वो म्यूकस लगातार गंदगी को वॉश आउट करता रहता है दोस्तों। याद रखिएगा, जब ड्राइनेस आएगी तो वो सूख जाएगा, जब वहां पर नमी बनी रहेगी कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्दी के साथ देखो आप निकल जाएगा। इसीलिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल एक बायपोलर न्यूरॉन होता है, दोनों साइड, ठीक है, बायपोलर न्यूरॉन होता है। और इसीलिए इस न्यूरॉन का डेंड्राइट बहुत शार्ट होता है। याद रख लेना, बायपोलर न्यूरॉन है, दोनों साइड, यानी सेल बॉडी बीच में दोनों साइड न्यूरॉन एक्सॉन है दोस्तों, ठीक है। इस न्यूरॉन का डेंड्राइट बहुत शार्ट होता है और इसमें एक एक्सपेंडेड एंड होता है, एक फैला हुआ एंड होता है दोस्तों, जिसे ऑल्फैक्टरी रॉड कहते हैं दोस्तों। ऑल्फैक्टरी रॉड से लगभग 10 to 20 सीलिया, 10 से 20, ये जो ऑल्फैक्टरी रॉड नजर आ रही है ना, यहाँ पर 10 से 20 सीलिया होते हैं दोस्तों, ठीक है। 10 से 20 सीलिया अराइज होते हैं और सीलिया नॉन माइलिनेटेड होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये नॉन माइलिनेटेड होता है दोस्तों। और इसी के साथ में इसकी लेंथ केवल 2 माइक्रोन होती है दोस्तों, ओनली 2 माइक्रोन, बहुत छोटे होते हैं। और ये 0.1 माइक्रोन की डायमीटर होती है, यानी 2 माइक्रोन लंबे लेकिन 0.1 माइक्रोन चौड़े होते हैं दोस्तों। यही सीलिया ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन के सरफेस पर प्रोजेक्ट रहता है। जो ये ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर ये प्रोजेक्टेड होता है दोस्तों। यानी जब भी बोमेन ग्लैंड्स के द्वारा म्यूकस कंटिन्यूअसली सिक्रेटेड होता रहता, कंटिन्यूअसली, और जब कंटिन्यूअसली सीक्रेट होता है दोस्तों, जो अल्फैक्टिक म्यूकोजा को लाइन किए रहता है, और अल्फैक्टिक म्यूकोजा को लाइन किए रहता है दोस्तों, तो म्यूकस में एक कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि रिसेप्टर सेल पर, ठीक है, और इस रिसेप्टर सेल पर ओडोरिफेरस सब्सटेंसेस की एक्शन को इंक्रीज करता है। यानी जितने भी ऑर्डर्स के लेवल पर जो ओडोरिफेरस सब्सटेंसेस होता है, जो ऑर्डर को रिसेप्ट करते हैं, उसको कंबाइन करके वहां ज्ञान कराते हैं कि भाई इसी प्रकार के स्मेल आ रही है, वो ओडोरिफेरस जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनकी एक्शन को लगातार इंक्रीज करता रहता है दोस्तों। ये पूरा फंक्शन आपको नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन में देखने को मिल जाता है। इसीलिए जब आप इस म्यूकस मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली इसके माध्यम से क्रेनियल नर्व के हर नर्व को टच कर सकते हो दोस्तों। और जब हर नर्व को टच कर सकते हो, क्यों कर सकते हो? क्योंकि पर्टिकुलर ब्रांचेस जाएगी ना, इस प्रकार से नर्व जब जाती है तो पर्टिकुलर एक ब्रांचेस के रूप में, कनेक्शन के रूप में लेकर जाती है। जैसे मैंने अभी आपको वेगस नर्व का उदाहरण बताया था, मैं आपको सिंपल सा उदाहरण बता देता हूं। जब वेगस नर्व का उदाहरण बताया तो मैंने आपको कहा था ये ब्रेन से निकली तो फेरिंग लेरिंग से टच करती है, नीचे आया तो लीवर से टच करा, हार्ट से टच करा, लंग्स से टच करा और इंटेस्टाइन से टच करा। अगर मैं उदाहरण के साथ आपको बोलूं कि अगर किसी कारणवश आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो रहा, ठीक है, मान लो आपको गैस बन रहा है, एसिडिटी बन रहा, ठीक है, तो ब्रेन को मैसेज किसको करना चाहिए? भाई डाइजेशन हो रहा और आपका पेट गड़बड़ हो रहा, गैस बन रहा, तो सेंसरी नर्व यहां से जब होकर जाएगी तो वो क्या करेगी? वो आपके सारे नर्व जहां जहां टच करती उसको कह के जाएगी पेट खराब है, गैस बन रही है, पेट खराब है, गैस बन रही है। यहां से निकले इंटेस्टाइन से तो कहां गई? हार्ट के पास आई, ठीक है, हार्ट को बोला, लीवर को बोला गैस बन रही है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, ऊपर जा रही है, ऊपर गई लंग्स के पास गई, गैस बन रही है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है। यानी नीचे से जब सेंसरी सिस्टम से फंक्शन जा रहा है, सेंसेशन जा रहा है, आपके जिन जिन पार्ट से कनेक्शन है उनको सबको मैसेज देकर जाएगा, ठीक है। अगर सबको मैसेज देकर जाएगा तो आपको पता है हार्ट तो 24 घंटे काम करता है, क्या उस पर इंपैक्ट नहीं आएगा? ठीक है, जीएआरडी हो रहा, एसिड रिफ्लेक्स हो रहा,
आपको पता है कहाँ का इफेक्ट नजर आ रहा है? आपके वीगस नर्व का इफेक्ट नजर आ रहा है। आप देखो इंटेस्टाइन से आपके स्टमक तक, स्टमक से आपके थ्रोट तक, आप देखो गले में खराश हो जाती है। ठीक है, वेगस नर्व का जहां जहां कनेक्शन होगा वो सारा कनेक्शन का रिफर्ड आपको वहां पर सिम्टम के रूप में नजर आ जाएगा। यानी ये जितना भी इन्फेक्शन हो रहा है उसका सेंसेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर कई बार आप वहां पर ट्रीटमेंट करते हो तो आप कहते हो भाई यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो डाइजेशन के कारण है। ठीक है, अब आप उसको भेजते हो कि नहीं भाई ये डाइजेशन के कारण है, आप गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास भेज देते हो। अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट उसको ट्रीट करता है, लेकिन प्रभाव तो हार्ट के लेवल पर आ रहा है। घबराहट हो रही है, हार्ट में इस प्रकार के सिम्टम आ रहे हैं, तो हार्ट को अफेक्ट कर रहा है नेगेटिव सिम्टम। ये जो नेगेटिव सिग्नल है वो बता रहा है, क्योंकि हार्ट ही 24 घंटे काम करता है, बाकी के ऑर्गन 24 घंटे काम थोड़ी करते हैं। ठीक है, इसलिए हार्ट पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा, ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो रहा, ब्लड और लिम्फा आपका प्रभावित हो रहा। ठीक है, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा, क्योंकि लिंक आप देख नहीं रहे हो। आप ट्रीटमेंट कर रहे हो वहां पर कॉन्स्टिपेशन और पर्टिकुलर एरिया का, लेकिन क्या आपने हार्ट का ट्रीटमेंट किया? ठीक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेवलप हुआ। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण प्रभावित कौन हो रहा? आपका लीवर प्रभावित कर रहा है, आपका इंटेस्टाइन स्टमक प्रभावित कर रहा है, आपका पर्टिकुलर प्रभाव हार्ट पे बाद में हो रहा। तो ये साइड इफेक्ट हो रहे हैं ना भाई, प्रॉब्लम कहीं और है लेकिन साइड इफेक्ट दूसरे ऑर्गन को प्रभावित कर रहा है। और आप जब ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है भाई, एक काम करो आप हार्ट स्पेशलिस्ट को बता लो, आप हार्ट का ट्रीटमेंट चालू कर देते हो। प्रॉब्लम का है पेट में, आप ट्रीटमेंट किसका चला रहे हो? हार्ट का। कैसे ठीक करेगा भाई, आप कैसे करोगे बताओ आप मुझे। डॉक्टर हमारे ग्रुप में डॉक्टर देशमुख पानसिमल से, ठीक है, हमारी फर्स्ट बैच के पास आउट है। देशमुख सर ने डायगो केयर को प्रूव किया। डायगो केयर को बोले मैंने जितने भी बीपी वाले को, जितने भी इस प्रकार के आपने पढ़ाया था उन सारे सिम्टम वालों को दिया, तो डायगो केयर सेकेंड डायल्यूशन में देने के बाद में या D6 में देने के बाद में जितने भी पेशेंट्स को मैंने दिया, सारे पेशेंट का यही कहना है कि हमारा डाइजेशन क्लियर होने लगा तो हमारा बीपी डाउन होने लगा, हमारा एसिडिटी कम हो गया, हमको जो नींद नहीं आती थी रात में नींद आने लग गई, हमें जो एसिड के कारण हेडेक होता था वो बंद होना लग गया। यानी आपने कारण जान लिया कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कारण है, आपने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ढूंढ किया, लिंक को कवर किया, पेशेंट ठीक होने लग गया। तो यही कारण आपको यहाँ पर स्मेल थेरेपी से भी मिल रहा है। अगर आप स्मेल के माध्यम से जिन जिन चीज को कनेक्ट करते हो, उन कनेक्शन को आपको अगर मोटिवेशन करना है तो आपके पास बहुत बड़े बड़े प्रोटोकॉल है। आप केवल पर्टिकुलर एरिया को स्टिमुलेट कर दो, आपको कुछ नहीं करना, आपका इंटरनल एक्सटर्नल मेडिसिन जब तक काम करेंगे जब तक पेशेंट को रिलीफ हो जाएगा। जब आप S1C1 A1 F1 वर्वन वाई दे रहे हो, नेगेटिव में दे रहे हो, वो हेडेक माइग्रेन को ठीक कर रहा है। ठीक है, स्लास का एक ड्रॉप आप 1 लीटर पानी में डाल के, या 1000 की ग्लोबल्स, केवल दो ग्लोबल्स डेली 1 लीटर पानी में डाल के उसको बोलते हो आप पी जाओ इसको। पेशेंट पीता है 10 दिन 15 दिन 25 दिन पीता है, फिर बोलता है अरे साहब मुझे तो 22 साल से माइग्रेन था, अभी मैंने 15 दिन हो गए सर वेसोग्रेन नहीं खाई। ऐसा क्या कर दिया आपने, क्या जादू कर दिया? आपने कुछ नहीं करा, आपने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को प्यूरिफाई कर दिया, आपने डाइजेशन को क्लियर कर दिया। जो कारण था आपने कास पे अटैक कर दिया, आपने कास को ठीक कर दिया। अब जब कास ठीक कर दिया दोस्तों, तो कास ही तो सबसे बड़ा कारण है, डायग्नोसिस ही तो सबसे बड़ा कारण है। आप कोई भी लेबोरेटरी रिपोर्ट देखते हो, आप में से कई लोगों को मैंने कई बार बोला दोस्तों, ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा, मैंने कई लोगों को कहा कि आप लेबोरेटरी रिपोर्ट भेज देते हो। भाई मैं किसी पेशेंट को जानता नहीं, पेशेंट अभी प्रेजेंट कंडीशन में क्या है, आप लोग क्या करते हो, रिपोर्ट भेज दिया। मैं इतना ज्ञानी थोड़ी हूँ भाई कि बगैर देखे आपको बता दूंगा। ठीक है, इसलिए आपको रिपोर्ट के साथ उसके सिम्टम, प्रेजेंट सिम्टम बताने पड़ेंगे, क्योंकि हर बार पेशेंट का ट्रीटमेंट चेंज होता है, एकाएक ट्रीटमेंट नहीं होता। अभी जादव सर ने कहा, मैंने उनको डांट लगा दी, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है इसका मतलब आपको पॉजिटिव से पॉजिटिव जाना है। यानी सेकंड में आपको रिजल्ट आ गया, आप उसी को डोज बढ़ाते जाओ, 10 ड्रॉप 15 ड्रॉप 30 ड्रॉप, तब तक नहीं आपको बढ़ाना डाइल्यूशन। उसी में रिजल्ट आ रहा, वही मेडिसिन 10 to 15 ड्रॉप 20 ड्रॉप 25 30 35 40, उसके बाद में आप उसको नेगेटिव मतलब पॉजिटिव कर दो, सेकंड के फर्स्ट पे आ जाओ और फिर D3 ग्लोबल्स ले लो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन याद रखना, जब टिनिटस की प्रॉब्लम हो तो नर्वाइन मेडिसिन को नेगेटिव करना पड़ेगा, आपको C5 को और नेगेटिव करना पड़ेगा, लेकिन इस मेडिसिन को आपको नेगेटिव से पॉजिटिव जाना पड़ेगा। यानी आपको अगर सेकंड में रिजल्ट मिल गया है तो उसको कंटिन्यू करो, लेकिन डोजोलॉजी बढ़ाओ। ठीक है, डोजोलॉजी मैं आपको ये चीज सैटरडे और संडे 2 दिन में आपका लास्ट लेक्चर लेने वाला हूं। कल का दिन हमारा आखिरी है दोस्तों,
कल मेरे को लगता है कि हमारा जो चैप्टर है एक मैक्सिमम मैं कल आपका कंप्लीट कर दूंगा, कल या परसों 2 दिन में। तो मैं आपको सैटरडे संडे में यही चीज समझाऊंगा, पूरा कंक्लूजन बताऊंगा कि डोसोलॉजी डीआर और डीडी 2 पार्ट होते हैं। आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर रहे हो या आरडी यानी राइट डायग्नोसिस क्या है, और वहां पर आरआर यानी राइट आप रेमेडी का सिलेक्शन कर रहे हो वो कैसे होता है, और वो कैसे सिलेक्ट करोगे एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक में कैसे सिलेक्ट करोगे, आपको मैं पूरी चीज बताऊंगा। तो दोस्तों आज मेरा चैप्टर यहीं पर रखते हैं हम लोग, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाएगा, और अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया तो आपकी मेमोरी से ऊपर चला जाएगा। दोस्तों आज हम लोग यहीं रखते हैं। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। Very nice class, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Nice sir. class. Thank you, sir. Very nice. Thank जी, you so जी, much, sir. sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Nice class, sir. जी थैंक यू आप लोगों को। बहुत बढ़िया सर। जी वर्मा सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. पेशेंट के साथ में स्मेल अगर देते हैं तो उससे पेशेंट रुक जाएगा। Sir, thank you. very nice class, sir. सर ये स्मेल थेरेपी जो है हम है, सर। मैक्सिमम Thank you, sir. कर सकते हैं। Thanks, sir. ये स्मेल थेरेपी Hello, sir. जी स्मेल थेरेपी को स्मेल क्या- थेरेपी क्या हम मैक्सिमम डिजीज पे अप्लाई कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग 122 डिसीज पे काम कर रहे हैं सर। वंडरफुल वंडरफुल सर प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं क्या स्मेल थेरेपी? हरी को छोड़ दीजिएगा, आरी वाई को छोड़ दीजिए, बाकी को सब दे सकते हो आप। सर करीब 2000 की बात में स्टूडेंट था सर एक बार, तो जी। उस समय एक पेशेंट जो हमें सर पढ़ाते थे वो होम्योपैथ थे, डॉक्टर बीवी सिंह। तो जी एक बच्चा आया सर उनके पास, पेट दर्द था, 1 महीने का बच्चा था, बहुत रोता था, सब कई पेडियाट्रिस्ट को दिखाने के बाद आया था। जी तो वो काफी देर सोचते रहे, फिर उन्होंने क्या किया सर कि नक्स वोम का 30 उठाई और स्मेल करवाई सर। जी तो थोड़ी देर बाद, करीब 10 मिनट बाद बच्चे ने काली काली लैट्रिन की, बहुत बहुत मतलब जी एकदम से। और उस दिन से बच्चा का पेट दर्द ठीक हो गया और बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया बच्चा सर। वो इसका मैंने उस समय मतलब मेडिकल देखा था। अजय सर इसका मतलब समझ गए आप। मैं आपको बताता हूँ, देखो उन्होंने ये क्या अभी जो बता रहे सर, वो जो बता रहे थे आप अभी डायस्टो, वही प्रोसेस वही सर। मैं आपको 2 चीज बताता हूँ, ठीक है। बवासीर इसी के लेवल पर मैं आपको समझा देता हूँ। 2 चीज होती है। पहली चीज होती है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है नहीं, डॉक्टर साहब ने तुरंत पकड़ लिया कि इस बच्चे का डाइजेशन गड़बड़ है, करेक्ट। S1 का सीधा ताल्लुक होता है इर्रेगुलर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से, करेक्ट। उन्होंने बच्चे देखकर 30 डाल, आप केवल S1 का 1000 ही उसको दे देते या स्मेल करा देते तो एडल्ट होता तो कवर हो जाता, लेकिन उन्होंने बच्चों के हिसाब से 30 डायल्यूशन सिलेक्ट किया। जैसे 30 डायल्यूशन शुरू स्मेल कराया, उन्होंने क्या करा कि उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ा दिया, करेक्ट। और जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ, दस्त साफ हो गए। अब काले काले दस्त हुए तो ये तो प्रूफ हो गया कि दस्त क्लियर नहीं हो रहा, उसको ड्राई अप हो रहा, सूख रहा है, ठीक है जी। और दूसरी बात, उस समय सर मेडिसिन अवेलेबल भी नहीं होती थी, 20 साल हो गए, और उस समय सर एक्चुअली होम्योपैथ में उन्होंने नक्सोम का उठाई, तुरंत रिलीफ लिया सर जी। अब इसके साथ में मैंने आपको कहा, आप देखो प्रूफ कर दिया उन्होंने, है ना। S130 और /30 में बोलता हूं ना आपको, करेक्ट अजय सर। यस सर। आप देखिए yes, ये मैंने क्यों सिलेक्ट किया कि इरेगुलर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को S1 कंट्रोल कर रहा है। अब क्या हो रहा है, हाथों में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक चीजें ले ली उन्होंने। अब जब वहां पर ड्राइनेस हो रही है तो ड्राइनेस से क्या होगा, वहां पर ड्राई हो जाएगी तो म्यूकस बहुत ज्यादा वहां पर गड़बड़ करेगा, ठीक है। अब ड्राइनेस हुआ और ड्राइनेस होकर वहां पे कोई भी चीज रगड़ करके जाएगा, ठीक है। अब रगड़ करके जाएगा तो क्या निकलेगा, म्यूकस निकलेगा ना, म्यूकस मेम्ब्रेन रगड़ेगा। अब म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस निकल रहा है, कंजेशन हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगा, यही तो पाइल्स डेवलप हो रहा, और यही तो प्रेशर भी डेवलप हो जाएगा। यस सर। बिल्कुल, और /30 इसी चीज को तो ठीक करने के लिए दे रहे हैं हम, करेक्ट। यस सर। यस सर। ये अब आप देखो, साइंटिफिकली हमने प्रूव कर दिया, और आपने बताया, मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है जी। सर इट मींस S1 और /30 का स्मेल कराना है सर।
मैडम स्मेल नहीं कराना, इंटरनल मेडिसिन देना है। ओके। सर जी नमस्ते। जी मलिका मैम। सर एक फीडबैक देना था। जी 13 इयर्स का साइनस एंड हेडेक था। इसको एसिडिटी भी बहुत है सर। जी सर 4 महीना ट्रीटमेंट में इसमें हम स्मेल के लिए इधर भी S12C1WD4 में दिया हुआ था मैंने। जी S12 1000 का दिया था स्टार्टिंग में। जी। एलर्जी था इसको बहुत दिन से, एलर्जिक 200 पिल्स दिया था। नींद भी डिस्टर्ब था इसको, हेडेक वन साइड का था। पूरा एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद बहुत कुछ किया है, किधर भी कम नहीं होता सर। अपना 4 महीने ट्रीटमेंट में इसमें 3 महीने से तो बहुत अच्छा हो गया। 4 महीने के बाद ट्रीटमेंट आए भी ना, मैं 2 बार फोन किया सर, इसको थोड़ा भी सिम्टम नहीं मैडम, एकदम अच्छा हो गया। बीच में दिल्ली में जाके आ गए, फिर भी मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं सर। वेरी 4 गुड। मंथ्स में 13 इयर्स का प्रॉब्लम सर इसी को तो बोलते 100% हैं ना इसको क्योर हो मलिका गया आराम से सर, कोई मैम, प्रॉब्लम नहीं। इट्स अ टोटली मिरेकल। और ये मिरेकल केवल हमारा ग्रुप पैदा कर रहा है, डिफरेंट पैदा कर रहे हैं हम, एज के लेवल को डिफरेंट कर रहे हैं हम। वेरी नाइस। जी बहुत बढ़िया, मैं बहुत बहुत बधाई ग्रुप आपको। में डाल दूंगी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैम। जी इसको वीडियो भी निकाल दूंगी, क्या दिया कुछ में डाल दूंगी। जी अरे ठीक है ड्राइव एक्स के लिए। जी हेलो सर, जी। ड्राइव एक्स सर लेफ्ट कान में है सर। ड्राइव एक्स है तो आप Middle- A2C4 L1N1 B का आप ईयर ड्रॉप बना के वहां पर अप्लाई कर दो। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है ना। जी 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 थैंक ठीक है दोस्तों, यहीं रखते हैं हम, कल मिलते हैं। ओके you. सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर।